छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच के लिए पीएमओ ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। दरअसल कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। विनोद तिवारी ने 27 जुलाई 2020 को मामले की शिकायत की थी। जांच का जिम्मा केंद्रीय अवर सचिव को दिया गया था, जिसके बाद अब पीएमओ ने 5 अप्रैल को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच कराने की बात कही है। रमन सिंह की संपत्ति की जांच को लेकर पीएमओ से आए लेटर पर राजनीति अब शुरू हो गई है। बीजेपी ने बेवजह सियासत का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने कहा कि रमन सिंह के किए गए घोटाले एक एक करके सामने आएंगे। सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं तो गांधी परिवार खुश होता है, वैसे ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा जब माननीय रमन सिंह जी पर आरोप लगाए जाते हैं अनर्गल तरीके से झूठे आरोप, तो भूपेश बघेल जी, कांग्रेस का आला कमान खुश होता है। कांग्रेस की परंपरा है, काम कोई आधार नहीं है आगे बढ़ने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में के मुखिया लगातार 15 सालों की सत्ता में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की किए हैं और जो अर्जन हुआ है उस पर केंद्र सरकार ने, पीएमओ ने इस पर जवाब मांगा है वह बहुत जल्द मुख्य सचिव देंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग सिंहदेव बीजेपी नेता हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखें। बहुत स्वागत आपका अनुराग सिंहदेव जी। कुछ देर में अमित श्रीवास्तव जुड़ेंगे हमारे साथ जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अनुराग सिंहदेव जी, जांच के आदेश आ गए, पत्र लिखा गया है मुख्य सचिव को। जांच की आंच से किसे फर्क पड़ता है, बीजेपी को, डॉक्टर रमन सिंह को या फिर राजनीति को? देखिए विवेक जी, ये निश्चित रूप से ये जो पूरा मसला है ये एक तरीके से कांग्रेस की जो राज्य सरकार है उसको जो आज चौतरफा घिरी हुई है और कोविड के में पूरी असफलता और चारों तरफ जो अव्यवस्था का वातावरण है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को सामने रखने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस को ये बहुत अच्छे से पता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कद का कोई नेता उनके पास आज भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी की लोकप्रियता पिछले 15 वर्षों में और उससे पहले जब वो केंद्रीय मंत्री थे लगातार इस प्रदेश के अंदर रही है। सर्वहारा वर्ग के एक प्रकार से वो बहुत आधार वाले नेता हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कांग्रेस को कि जब तक रमन सिंह जी को हम आरोप न लगाएंगे, अनर्गल आरोप न लगाएंगे, तब तक हमारी यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। और ऐसे समय पर जब कांग्रेस सरकार चौतरफा घिरी हुई इस प्रकार के आरोप लगा रही, मुझे लगता है कि देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप कोई भी शिकायत यदि करते हैं तो पीएमओ को क्यों कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत क्या पीएमओ को की जाती है? तो पीएमओ को की जा रही है, इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं। इनका कहना है कि जो उन्होंने चुनावी जो एफिडेविट दिया था जब नॉमिनेशन किया था तो उसमें उन्होंने सोर्स नहीं बताया। मेरे ख्याल से मैं भी चुनाव लड़ता हूं, मैं भी कभी सोर्स नहीं बताता हूं, मेरे पास क्या है यही बताता हूं। तो मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच करना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही कोई भी कार्रवाई होती है। पीएमओ में पत्र भेजने का कोई आधार नहीं है। पीएमओ से इस प्रकार तो आप क्या चाहते थे कि अगर आरोप थे तो जांच राज्य स्तर पर हो जाती, एसआईटी कोई गठित हो जाती या सीआईडी गठित हो जाती या कोई ऐसी टीम बना दी जाती इनकम टैक्स की या दूसरे अन्य विभागों की कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? और अगर ऐसा होता तो क्या आप आरोप नहीं लगाते कि राज्य सरकार दुरुपयोग कर रही है अपने अधिकारों का? विवेक जी, उसके लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ईडी है, सभी संस्थाएं हैं जो इसकी जांच के कर सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असली जो जहां पर ट्रायल होना चाहिए तो पब्लिक ट्रायल करने से काम नहीं चलता है। आप लोगों को ट्रायल तो तथ्यों के आधार पर होता है। यदि किसी के पास तथ्य नहीं है, किसी के पास सबूत नहीं है, किसी के पास ठोस बुनियाद नहीं है शिकायत का, तो इस प्रकार की चिट्ठी लिख के ही शिकायत करके इस मामले को उठाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है। और मुझे लगता है कि इसका कोई भी आधार कांग्रेस के लोगों के पास नहीं है। कुल मिलाकर जो डॉक्टर रमन सिंह जी की लोकप्रियता है उससे घबरा रही है ये कांग्रेस की सरकार। और तो लगातार कि लोकप्रियता में उसका ठीक आप जो है उनको स्टार प्रचारक भी नहीं बनाते हैं और आप उन्हें लोकप्रिय बता रहे हैं। खैर वो मसला नहीं है।
मसला अनुराग सिंहदेव जी ये भी है कि शिकायत में एक बात कही गई कि 1998 में डॉक्टर रमन सिंह जी कर्ज में थे चुनाव के बाद, और उसके बाद फिर 2008 से जो एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि 2008 में उनके पास जो संपत्ति थी चलाचल मिलाकर करीब 1 करोड़ की, उसके बाद 2013 में हो गई 5 करोड़ की, 2018 में हो गई वो 10 करोड़ की। तो ये 5 गुना संपत्ति जो बढ़ने लगी है, फिर उसके बाद 2 गुना बढ़ गई। तो इसको लेकर आपको लगता नहीं कि सवाल नहीं उठने चाहिए? और अगर सवाल ही तो उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, उसके सब कुछ सामने रखना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या स्थिति है? सब कुछ बहुत स्पष्ट है और बिल्कुल साफ है। दूध का दूध और पानी का पानी पहले से ही है। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति यदि 98 में किसी के पास कुछ संपत्ति रहती है तो 2022 में उसके संपत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता है। जमीनों की वैल्यूएशन बढ़ती है, संपत्तियों की वैल्यूएशन बढ़ती है, उसके जो और भी रिसोर्सेस रहते हैं उसके आधार पर उसकी संपत्ति बढ़ती है। तो ये कोई बहुत अप्राकृतिक काम नहीं, ये तो प्राकृतिक है। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? तो यदि इस प्रकार के मापदंडों के आधार पर कोई शिकायत करेगा तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। जवाब ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। और जिन आरोपों में कोई दम नहीं है, ये बीजेपी के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, जिन आरोपों में कोई दम नहीं है उन आरोपों का आधार आप बता रहे हैं कि कोई स्रोत नहीं है आय का, और जिसके चलते अब जो जांच के आदेश दिए गए हैं पीएमओ की तरफ से, आप बता रहे हैं कि घोटाले की एक एक बात सामने आ जाएगी। जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर जांच हो जाए, अगर कोई बुराई नहीं है जांच में, अगर कुछ शिकायत हुई है, कोई दस्तावेज आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, अब तो पीएमओ ने भी कह दिया है कि इसकी जांच कर ली जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और विवेक जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जांच से पसीना अगर आ रहा है तो मतलब पूरी दाल काली है। ये तो आपके डिबेट से भी आज क्लियर हो रहा है कि जिस प्रकार अनुराग भाई कह रहे थे अगर इनके पास प्रमाण है तो पीएमओ में शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो क्या आपको पीएमओ पे विश्वास नहीं है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार एक केस होता है पनामा पेपर, और उसमें पाकिस्तान के नेता जेल चले जाते हैं और वही सेम चार्जेस पे यहाँ नेता पे जांच भी नहीं होती। देखिए, शक की सुई हमको क्यों मजबूर करती है सोचने पे, मैं आपको बता दूं। छत्तीसगढ़ की जनता जब इनको अपने बागडोर अपने हाथ में इनके देती है, 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है, मैडम सीएम कौन है आज तक पता नहीं लगने दिया जाता, कोर्ट में चालान प्रस्तुत नहीं करने दिया जाता, और डायरी वहां पर पूरी डायरी को जमा नहीं किया जाता। और दूसरा आपको मैं बताता हूं कि जिस प्रकार से कमीशन खोरी, पहले मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कहा था अपने ही कार्यकर्ताओं को कि 1 साल आप कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। देखिए, शक की सुई और हमें क्यों जाती है कि जब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का मैनेजर जब इनका नाम लेता है और उस पर कोई कार्रवाई ये नहीं करते हैं, चिट फंड घोटाले लगातार 15 सालों तक जिस प्रकार कमीशन खोरी विवेक जी इस प्रदेश में की गई, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती। गंभीर आरोप के बाद आपने पत्र भेज दिया पीएमओ, अपने लेवल पर जांच क्यों नहीं कराई? देखिए, जब हम जांच कराते हैं और जब हम एसआईटी बनाते हैं तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि ये बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं। अगर इनके ही प्रधानमंत्री तो आप बीजेपी के आरोपों से डरकर आपने पीएमओ को पत्र भेज दिया, भाई तुम जानो, तुम केंद्र में हो, तुम राज्य में थे, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। देखिए, एसआईटी की जांच हमारे यहाँ चल ही रही है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि लगातार आप देखेंगे, अभी कोविड का पीरियड आ गया लगातार 1.5 साल से, नहीं तो बहुत से नेता बिहाइंड द बार होते। विवेक जी, आप देखिए लगातार जिस प्रकार से मैंने आपको लगातार गिनाया, और इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से झीरम का घाटी हुआ, नरसंहार हुआ, विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार और राजनीतिक नरसंहार, और उसके बाद मैंने जैसे आपको गिनाया, अगर लोग तो सारे आरोप लगते रहे हैं, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, और आप ही लगाते रहे हैं, कांग्रेस लगाती रही है, चुनावों में भी लगते रहे हैं, प्रचार में भी लगते रहे हैं। अब सरकार बने 2 साल आपके हो गए हैं, और सरकार बनने के बाद आपने कहा कि 1.5 साल तो कोरोना में निकल गया, तो वाया पीएमओ जाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या सोचकर आपने पीएमओ में शिकायत की थी, ये भी समझना होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप हर बात पीएमओ ले जाते हैं, कोई बात हो तो पीएमओ लेटर लिख देते हैं। इस मामले में भी आपने वही किया। पीएमओ इतनी जरूरत क्यों है आपकी? देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि हमारे एक नेता ने शिकायत करी, और अगर शिकायत हुई है और 15 सालों का अगर काला चिट्ठे की शिकायत अगर हुई है, और उनके जो भी उन्होंने एफिडेविट दिया अगर उसकी शिकायत हुई है, तो उसकी जांच से बीजेपी के नेता क्यों घबरा रहे हैं? आप ये बता दीजिए। क्या पीएमओ हमारा नहीं है? पीएमओ हमारा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं है? तो अगर हमारा नेता अगर वहां शिकायत करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा
कि बीजेपी के नेता यहां आरोप लगाते हैं और यहां पर एसआईटी सारी चीजों की बनी हुई है। और लगातार मैंने जैसा कहा कि अगर ये कोविड का काल दीजिए ना तो चीजें सामने आएंगी। ज्यादा आप देंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं। विवेक जी ज्यादा प्रायोरिटीज आप मानवता के नाते किसको देंगे? एसआईटी को देंगे कि आप अभी कोविड से लड़ने की लड़ाई को देंगे? आप ही मुझको डिसाइड करके बता दीजिए प्लीज। सारे काम रुक गए क्या? रिक्वेस्ट टू यू, कोविड के चलते सारे काम रोक दिए क्या आपने? कोविड का इलाज आप कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, चल रही है, सिस्टम थोड़ा रुकता है। सिस्टम नहीं रुकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिस्टम के तहत जांच चल रही है। हमारे एक नेता ने पीएमओ में शिकायत करी, अगर वहां से लेटर आ जाता है और अगर जांच हो जाती तो इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो अपने क्या कहेगा जांच दल जो जाएगा, शो मी द डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। जवाब ले लेते अगर पाक साफ है, पाक साफ है तो इतना घबरा क्यों रहा है बीजेपी के नेता? यही सवाल है मेरा आपसे, जो पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक है, पाक साफ है, तो क्या वाकई में बीजेपी में घबराहट है, चिंता है कोई बात की? घबराहट की कोई प्रश्न ही नहीं है। अमित जी तो गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि यदि इनके नेता ही जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड में इनके राष्ट्रीय नेता जमानत पर है, अब ये चाहते हैं कि बाकी लोगों पर भी कीचड़ उछाला जाए, तो यदि ये चाहते हैं कि इस प्रकार से किसी का दामन को दागदार किया जा सकता है तो बिल्कुल गलत सोच है। इनकी सरकार 2.5 साल से है, लगातार उससे पहले भी विपक्ष में आरोप लगाते रहे, लेकिन अभी तक इनकी न तो एसआईटी की जांच पूरी हुई है, न तो झीरम की जांच पूरी हुई है, और ये सबूत अपने जेब में रख के घूम रहे हैं। आज तक उस सबूत का ठिकाना नहीं कि कहाँ चला गया। और जब भी ऐसी कोई बात आती है तो इनके नेता पत्र लिखते हैं पीएमओ को वैक्सीन दे दीजिए, पीएमओ को ये हो गया, आपने रेट ये कर दिया, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये इनके राजनीतिक हथकंडे हैं, और अपने राजनीतिक हथकंडे में जब जनता में फेलियर होते हैं तो इस प्रकार का काम करते हैं। मुझे लगता है विवेक जी कि देखिए, एक तो इनकम टैक्स में इन्होंने बात नहीं रखी, और सिर्फ आप एफिडेविट पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप मदद कर दीजिए ना उनको रास्ता बताइए कि जांच कैसे होती है। आप ज्यादा सरकार में रहे हैं, आप हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो। एफिडेविट के आधार पर आप चैलेंज कर रहे हैं, तो एफिडेविट तो बहुत समान सी प्रक्रिया है। इन्होंने निर्वाचन आयोग को भी शिकायत नहीं की, पीएमओ में शिकायत कर रहे हैं, तो इसलिए समझ लीजिए कि इनके पास क्या आधार है, क्या तथ्य है, ये बहुत स्पष्ट है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरे तरीके से खोखला, बेबुनियाद और आधारहीन आरोप है। और कोविड से जो फेलियर की 2023 में चुनाव है, कारण ये 2023 में विधानसभा चुनाव है, और चुनावों के दौर में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया है। उस समय लगता है कि शायद कोई राजनीतिक द्वेष हो या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो, ये एक तरफ है। 2020 में शिकायत होती है, 21 में वो लेटर रिटर्न आ जाता है जांच के आदेश के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इस समय कौन सा फायदा मिलेगा सरकार को? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपने विवेक जी किया। आज भारत में छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा राज्य है, और छोटे से राज्य में जिस तरीके से राज्य सरकार की लापरवाही से संक्रमण बढ़ा है, क्रिकेट के आयोजन हुए हैं, असम के चुनाव में इनके सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री व्यस्त रहे हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ को बिल्कुल एक तरीके से आधारहीन तरीके से छोड़ दिया है, और 31% संक्रमण दर इस प्रदेश में बढ़ गया। एकमात्र प्रदेश है भारत में जो आज संपूर्ण तरह से लॉकडाउन है। तो इनकी सरकार की फेलियरिटी है ये पूरे तरीके से गिर चुके हैं। आज इनको एस्मा लगाना पड़ रहा है कर्मचारियों से काम करने के लिए। आज ये फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ये इनको शेष से फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कनेक्शन क्या है ये तो बताइए जल्दी से। निश्चित रूप से यही तो है ना, ये आरोपों से घिरे हुए हैं। तो ये वाया पीएमओ के थ्रू आप पर दबाव डाल रहे हैं, वाया पीएमओ के थ्रू आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी ने मुखरता के साथ इनका विरोध किया। अब इनको पॉलिटिकली इनकी तरफ से ध्यान हटाना, इस प्रकार के मुद्दे उठाकर। अमृत श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में सरकार फेल्योर है कोविड से लड़ने के लिए, और इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि आपके बड़े नेताओं को, आप उनके नेताओं को फंसा लें और फिर आपकी जो कमियां हैं वो सामने ना आने पाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग जी को अपने केंद्र में बैठी हुई सरकार पे भरोसा नहीं है। अभी टीकाकरण में हमें सेकंड पोजीशन मिली है पूरे देश में। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार 15 सालों तक राजनीतिक गरिमा को तार-तार करने वाले बीजेपी के नेता और कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, और जिनके पास साइकिल में हवा भराने के लिए पैसा नहीं रहता था, जो कोठियों में रह रहे हैं विवेक जी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कमीशन खोरी जिस प्रकार से। छोटे हैं क्या? सुनिए ना, आपके नेता गाड़ियों में नहीं घूमते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। जो बीजेपी के नेताओं की पहले क्या स्थिति थी, छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के सारे नेता खुद जानते हैं।
आप अवलोकन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो काली कमाई कहां से आई है। और छत्तीसगढ़, अनुराग जी, दिस इट्स माय टर्न। अनुराग जी थोड़ा धैर्य से सुनिए, मैं अभी बोल रहा हूं, आप बोलते तो मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। लाले पड़ रहे थे आपकी सरकार में, आपने छत्तीसगढ़ की जनता को इतना सुन लीजिए, जांच से घबराइए मत मेरे दोस्त, आप घबराइए मत। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा, डरिए मत। आप बदलापुर की राजनीति नहीं हो रही है, पीएमओ से लेटर आया है, आप घबराइए मत लगातार। और आपके ऊपर दाग कई बार लगे हैं, आप जांच नहीं होने देते थे। अपनी छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को आप विदेशों में जमा करते थे, प्रमाण है उसका। और आप कह रहे हैं कि जांच किस बात की? तो वो कह तो रहे हैं कि आपका तरीका गलत है। आप चुनाव आयोग में जाइए, एफिडेविट दीजिए, आप इनकम टैक्स विभाग में जाइए, आप पीएमओ पहुंच जाते हैं, वो तरीके आपको बता रहे हैं, आप उनको अपना ही नहीं रहे। देखिए, अभी हमारे इतने खराब दिन नहीं आए कि किसी बीजेपी नेताओं से हमें सीखना पड़ेगा, पहली बात विवेक जी। दूसरी चीज, लगातार जो भी फोरम में जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को, अगर कोई कमीशन के रूप में कमीशनखोरी करके भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है, हम उस सच को बाहर लाएंगे। और एक बार नहीं, बार बार अगर जो घोटाला इन्होंने किए सारे को लाएंगे और हर वो फोरम में जाएंगे। ये बात कहते कहते आपको कई साल निकल गए, लाइए, आप जनता इंतजार कर रही है और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ है तो सामने आइए, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। अनुराग सिंहदेव जी, देखिए अनुराग सिंहदेव जी, एक मिनट, अमित जी एक मिनट, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, समय समाप्त हो रहा है। अनुराग सिंहदेव जी, 2008 में 1 करोड़, 13 में 5 करोड़ और 18 में 10 करोड़, ऐसी कौन सा ऐसा गणित होता है? हमारी संपत्ति तो इतनी बढ़ नहीं पाती है कि नेताओं की संपत्ति हर 5 साल में 5-5 गुना और 2-2 गुना बढ़ जाती है। अमित शाह जी के बेटे की भी ऐसी बढ़ी है, वो फॉर्मूला पूछ लीजिए। अमित जी आ रहा हूं, आप संपत्ति का जिक्र करेंगे तो आपके कई नेता नप जाएंगे, इसलिए छोड़िए उसको। अनुराग जी जवाब दीजिए। हमसे बेहतर कांग्रेस के नेता जानते हैं कि संपत्तियां कैसे बढ़ती हैं, लेकिन मैं आपको बहुत एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम फाइल वहां जमा करते हैं, जब हम अपनी जानकारियां देते हैं, तो सारे रिसोर्सेज की जानकारियां भी दी जाती हैं, और जब सारे आय के स्रोतों की जानकारी दी जाती है, और इनकम टैक्स में टैक्स पटाया जाता है, और उसी आधार पर हमारी संपत्ति इंक्रीज होती है। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात हो गई? और थोड़ी बहुत इंक्रीज भी हुई है, तो इसमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाना या ये मान लेना कि आय से अधिक संपत्ति हो गई, ये सिर्फ इनका मुगालता है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और असली घोटाला जो है वो 2023 के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो आप स्वागत करते हैं जांच का। अनुराग सिंहदेव जी वेलकम करेंगे, जो अधिकारी पूछेंगे जवाब देंगे, खुद रमन सिंह जी जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, चाय नाश्ते के साथ सारी जानकारी देंगे कि आय कैसे हुई थी। बदलापुर की राजनीति करना छत्तीसगढ़ की सरकार का काम है, वो करती रहती है, मैं तो विवेक जी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह एक ऐसे नेता है छत्तीसगढ़ के जो बिल्कुल बेदाग है, स्वच्छ है, और उनको किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा से और हर किसी को गुजरना पड़ता है, पौराणिक काल में भी हमने देखा है। तो जांच में जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए वो जांच है, इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित श्रीवास्तव जी, अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, आपकी आवाज में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।